Hello guys, this is Zoologist AK. Today I am going to talk about vitamin D that act as a hormone. It is a recent research that discovered that vitamin D also act as a hormone. And today I will going to discuss about mechanism of action of this vitamin D and its target and how does it perform its mechanism by binding to nuclear and membrane receptors, that is called as VDR, vitamin D receptors. So main receptors are nuclear receptor to which vitamin D binds. So let's begin. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सम पॉइंट्स रिलेटेड टू विटामिन डी. जैसे कि मैंने बात की कि विटामिन डी हमारा एज ए हार्मोन एक्ट करता है, तो वो विटामिन डी क्या है, एज ए लाइगेंड एक्ट करता है. लाइगेंड जो किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करता है. तो विटामिन डी क्या है, हमारा एक हार्मोन है. जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, वो होती है 1-alpha-25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी, जिसको हम विटामिन D2 भी बोलते हैं, विटामिन D3 भी बोलते हैं. तो इसके दो रोल होते हैं विटामिन डी के. एज एक्टिवेटर भी काम करता है और इनहिबिटर भी काम करता है. ये डिपेंड करता है कि कौन सी सेल जो है वो टारगेट सेल है इस विटामिन डी के लिए. तो विटामिन डी हमें पता है कि जो वो विटामिन डी है हमारा फैट सोल्यूबल है. फैट सोल्यूबल है इसी वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर जाता है, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोस्फोडाइलिपिड मेम्ब्रेन होती है. इस वजह से वो लिपिड सोल्यूबल होने की वजह से और फैट सोल्यूबल होने की वजह से न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड कर पाता है. तो जो विटामिन डी होता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है. एर्गोकैल्सिफिरोल, जिसको हम बोलते हैं विटामिन D2. इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 1-alpha-25 हाइड्रोक्सी विटामिन D2. ये प्लांट ओरिजिन मतलब जो ये हमारा विटामिन D2 होता है ये मेनली प्लांट से ओरिजिनेट होता है. ये डिफरेंट एल्गीज में, फंजाई में भी पाया जाता है. और कोलिकैल्सिफिरोल जो है विटामिन D3, ये होता है 1-alpha-25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3. इसका जो ओरिजिन होता है वो एनिमल ओरिजिन का होता है. ये डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स में और डिफरेंट एनिमल्स के जो हमारा मीट होता है उसमें ये पाया जाता है, लाइक फैटी फिश में, बीफ लीवर में और एग योक में विटामिन D3 प्रेजेंट होता है. और आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं विटामिन D3 के. बच्चों को भी दिए जाते हैं, मैंडेटरी किए जाते हैं विटामिन D3 के सप्लीमेंट. और जिनको कुछ स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी विटामिन D3 जो है वो एज ए सप्लीमेंट रिकमेंड किया जाता है. और जो रिसेंटली जिन्होंने डिलीवरी की होती है उनको भी प्रिफर किया जाता है विटामिन D3. तो विटामिन डी जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है विटामिन D3 में. और वो कहाँ पे कन्वर्ट होता है, हमारे लीवर्स में, लीवर सेल्स में और किडनी में. किसके थ्रू, एक एंजाइम के थ्रू. वो एंजाइम है यहाँ पे P450, जिसको CYP एंजाइम भी बोला जाता है. और इसको विटामिन डी हाइड्रोक्सीलेज भी बोला जाता है. CYP फैमिली में बहुत सारे हमारे जो है एंजाइम्स हैं वो पाए जाते हैं. CYP2R1, CYP27A1, 24A1, CYP2J3 और CYP3A4. और जो CYP27B1 और इसका दूसरा नाम होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 और अल्फा हाइड्रोक्सीलेज, ये पाया जाता है किडनी में, जो मेटाबोलाइज करता है 25 हाइड्रोक्सी हमारे विटामिन डी को टू अल्फा-25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में. तो ये यहाँ पे जो मेन एंजाइम है जो किडनी में पाया जाता है वो है CYP27B125. ये हमारे शो किए गए हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ विटामिन D2 एंड विटामिन D3. तो यहाँ पे जब हमारी अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं हमारे विटामिन डी पे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एर्गोकैल्सिफिरोल में और कोलिकैल्सिफिरोल में. और ये होता है हमारे लीवर सेल्स में और हमारी किडनीज़ में. जो यहाँ पे ये दोनों हार्मोन्स होते हैं हमारे विटामिन D2 और विटामिन D3, ये स्ट्रक्चरली फ्लेक्सिबल नेचर शो करते हैं कि विटामिन D2 भी फॉर्म हो जाता है, विटामिन D3 फॉर्म हो जाता है. और ये फ्लेक्सिबल नेचर किसका है, 1-alpha-25 हाइड्रोक्सिल डी मोलिक्यूल का, जो हेल्प करता है इसको सक्सेसफुली फिट करने में इसके लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से, जो कि हमारा LBD होता है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन. और वो लाइगेंड डोमेन ऑफ विटामिन
डी बाइंडिंग प्रोटीन से। और न्यूक्लियर जो इसके विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं उनमें इजीली फिट हो जाता है, और मेम्ब्रेन विटामिन डी रिसेप्टर्स में भी इजीली ये जो होता है फिट हो जाता है, मेनली डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ 1 अल्फा 25 हाइड्रोक्सिल डी। और जो दोनों में डिफरेंस होता है एर्गो कैल्सीफेरोल में और यहाँ पे कैल्सीफेरोल में, वो होता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, जो कि यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। एंड अनदर इज ए मिथाइल ग्रुप ऑन द साइड चेन ऑफ विटामिन D2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, पर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है कोली कैल्सीफेरोल में। तो ये दोनों में विटामिन D2 में और विटामिन D3 में ये मेन डिफरेंस होता है। ये फोटो बायोसिंथेसिस शो की गई है, जिसके थ्रू विटामिन डी को एक्टिवेट किया जाता है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू विटामिन D3 और विटामिन D2। और मेनली जो हमारा होता है वो होता है विटामिन D3। तो यहाँ पे शो किया गया है कि 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है स्किन में, और वो जब स्किन में प्रेजेंट होता है तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज गिरती हैं, जो कि हमारी सनलाइट में प्रेजेंट होती हैं। जब वो सनलाइट से गिरती हैं तो हमारा प्री विटामिन D3 फॉर्म होता है, या फिर हम फिश ईट करते हैं या कोई भी मीट ईट करते हैं, कोई डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, उस टाइम पे हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारे लीवर में या हमारी किडनी सेल्स में वहाँ पे, जिस पे CYP2R1 और CYP3R4 और CYP27A1 जो है, ये हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम एक्ट करते हैं और 25 हाइड्रोक्सीलेज करते हैं विटामिन डी का, जिसके थ्रू हमारा 1 अल्फा 25 हाइड्रोक्सीलेज विटामिन डी फॉर्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे फॉर्म होता है लीवर में, वहाँ पे होता है हमारा हाइड्रोक्सीलेज ओनली। बट जब किडनी में जाता है ये हमारा विटामिन डी, जिसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, तो यहाँ पे एक्ट करता है हमारा अनदर हाइड्रोक्सिलेज लेट एंजाइम, जिसको हाइड्रोक्सिलेट करता है CYP27B1 किडनीज में, और इसको कन्वर्ट करता है 1 अल्फा 25 हाइड्रोक्सिलेज विटामिन डी में। तो इसके बाद जो हमारा विटामिन डी है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू सेल में एंटर करता है, और वहाँ पे न्यूक्लियर विटामिन डी रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है या मेम्ब्रेन विटामिन डी रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। यहाँ पे N स्टैंड फॉर न्यूक्लियर, V स्टैंड फॉर विटामिन, D स्टैंड फॉर विटामिन डी, और R स्टैंड फॉर रिसेप्टर, M स्टैंड फॉर मेम्ब्रेन। सो ये हमारा शो कर रहा है न्यूक्लियर विटामिन डी रिसेप्टर, और ये शो कर रहा है मेम्ब्रेन विटामिन डी रिसेप्टर। तो ये जो होता है हमारा न्यूक्लियर विटामिन डी रिसेप्टर, ये जीनोमिक एक्शन क्रिएट करता है, जिसके थ्रू ये हमारे डिफरेंट जीन को टारगेट करता है, जिसके थ्रू हमारे डिफरेंट जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, और फिर वो mRNA फॉर्म करता है, और mRNA ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और ये जो मेम्ब्रेन विटामिन डी रिसेप्टर है, ये नॉन जीनोमिक एक्शन क्रिएट करता है, लाइक कैल्शियम फ्लक्सिंग एट्सेट्रा। तो दिस इज़ द जनरल मैकेनिज्म ऑफ फोटो बायोसिंथेसिस। कैसे हमारा विटामिन D3 सिंथेसाइज होता है, पहले हमारी रिएक्शन होती है लीवर में, फिर होती है किडनी में, उसके बाद हमारा फॉर्म होता है 1 अल्फा 25 हाइड्रोक्सिलेज विटामिन D3, फिर वो सेल में एंटर करता है और वो टारगेट करता है अपने पर्टिकुलर टारगेट को, और अपना मैकेनिज्म शो करता है। विटामिन D3 के मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि विटामिन डी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो जो माइनर फॉर्म होती है विटामिन डी की, जो कि फ्री 1 अल्फा 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन D3 होता है, वो एंटर करता है सेल में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। पर जो मेजॉरिटी ऑफ सर्कुलेटिंग विटामिन D3 की फॉर्म है वो अटैच होती है कैरियर प्रोटीन से। वो कैरियर प्रोटीन क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो करेंगे DBP। ये DBP स्टैंड फॉर DNA बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या होते हैं, ये DBP हो सकता है या फिर यहाँ पे एल्ब्यूमिन भी हो सकता है, और ये सिंथेसाइज होते हैं लीवर सेल्स में, और ये क्या होते हैं, स्टीरॉयड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। तो जब ये 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन डी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो ये डिफरेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन से जाके अटैच होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन लाइक क्यूबुलिन या फिर कैवियोलिन हमारा प्रेजेंट होगा, या फिर मेगालिन। ये कौन से प्रोटीन है, ये वो प्रोटीन है जो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस करते हैं। और यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है ये रेनल ट्यूब्स का लिया गया है, किडनी की रेनल ट्यूब्स का, क्योंकि लीवर सेल्स में क्या होता है, हमारा 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन डी फॉर्म होता है, पर उसका जो अल्फा फॉर्म है 1 अल्फा 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन डी, वो किडनी में फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारा 25 हाइड्रोक्सिल
विटामिन डी वो डीबीपी से बाइंड होके यहाँ पे एंडोसाइटिक प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन है एज रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, उनसे जाके ट्यूबुलिन और मेगालिन से बाइंड कर जाएगा और एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू किडनी सेल्स में, रीनल सेल्स में एंटर कर जाएगा, जहाँ पे हमारा डीबीपी जो है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन या एल्बुमिन जो होगा वो डिग्रेड कर दिया जाएगा। 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन डी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करेगा CYP27B1। CYP27B1 जो है वो यहाँ पे 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन डी को हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू 1 अल्फा 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन डी में कन्वर्ट कर देगा और इसका सिक्रेशन कर देगा किसमें, ब्लड में। और यहाँ पे जो ये होंगे क्यूबिलिन होगा और मेगालिन जो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन थे जो रिसेप्टर का काम कर रहे थे और जो एंडोसाइटोसिक रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस कर रहे थे, वो दोबारा से रिसाइकल हो जाएंगे और दोबारा से इस साइकिल को रिपीट कर देंगे। आती है हमारे विटामिन डी रिसेप्टर्स की कि क्या होते हैं विटामिन डी रिसेप्टर्स। जो विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं वो फाउंड होते हैं ह्यूमन टिश्यूज़ में, मोस्टली ह्यूमन टिश्यू में पाए जाते हैं और इनको टारगेट करने वाले जो जीन होते हैं वो मोर देन 1000 होते हैं। कुछ जैसे कि मैंने बात की कि नॉन जिनोमिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं विटामिन डी और कुछ जिनोमिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो नॉन जिनोमिक जो इफेक्ट है वो इनिशिएट करता है मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवेज, जैसे जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी, बाय बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। और 1 अल्फा जो 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन D3 जो होता है वो एक्सर्ट करता है इसका जिनोमिक इफेक्ट न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करके और अपने टारगेट जीन को रेगुलेट करके, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट जीन का क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन करता है। और उसका और जीन का एक्सप्रेशन कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो क्या सिंथेसाइज करेगा, mRNA, और mRNA ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। प्रोटीन क्या करेगा, सेल में, किसी पर्टिकुलर सेल में और या फिर एंजाइम की फॉर्म में या फिर हार्मोन्स की फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में वो एक्ट करेगा और अपना फिनोटाइपिक रिस्पॉन्स दे देगा। तो जो VDR होते हैं, VDR स्टैंड फॉर विटामिन डी रिसेप्टर्स, ये इनकोड किए जाते हैं लार्ज जीन के थ्रू। अबाउट मोर देन 100 KB इनका साइज होता है जो जीन इनको इनकोड करते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग आर्म में, किसकी 12 क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। P एंड Q आर्म होती है ना हमारे क्रोमोसोम की, तो ये Q आर्म में 12 क्रोमोसोम के प्रेजेंट होते हैं। जो VDRs होते हैं ये क्या होते हैं, ये 2 एक्सोन कंसिस्ट करते हैं। एक एक्सोन जो कि यहाँ पे शो किया गया है हमारा फर्स्ट एक्सोन, जो कि यहाँ पे डिनोट कर रहा है A टू F जो हमारा यहाँ पे डिनोट कर रहा है वो ये ब्लू कलर में, ये हमारा एक्सोन फर्स्ट है पूरा, और ये एक्सोन 2 है और ये एक्सोन 3 है। तो जो ये एक्सोन 2 होता है और एक्सोन 3 होता है, ये हमारा एक्सोन 2 और एक्सोन 3 हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विटामिन डी रिसेप्टर्स की। तो ये एक्सोन 2 और जो एक्सोन 3 जो कि येलो कलर में शो किया गया, ये इनकोड करते हैं ट्रांसलेशन स्टार्ट्स साइट को। किसको, ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट को ये क्या करते हैं, कोड करते हैं। और ये क्या कंसिस्ट करते हैं, दोनों ही डीएनए बाइंडिंग डोमेन कंसिस्ट करते हैं। और डीएनए बाइंडिंग डोमेन में ये कंसिस्ट करते हैं हाईली कंजर्व्ड जिंक फिंगर मोटिफ कंसिस्ट करते हैं, जो कि कोर फॉर्म करता है इस विटामिन डी रिसेप्टर का, जो इन्वॉल्व होता है एक्टिवेट करने के लिए एक टारगेट जीन को। और एक्सोन 4 to 9 जो होते हैं यहाँ पे 4 to 9 जो एक्सोन है वो इनकोड करता है ओवरलैपिंग लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन्स को। और जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन्स है, हेटेरोडाइमराइजेशन डोमेन है, वो फॉर्म कर लेता है एक हेटेरोडाइमराइजेशन डोमेन। और यहाँ पे जो ये हमारे विटामिन डी रिसेप्टर्स हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, हेटेरोडाइमर किसके साथ फॉर्म करते हैं, ये रेटिनोइक एक्स रिसेप्टर के साथ। मींस यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे VDRs हैं जो कि हमारे विटामिन डी रिसेप्टर्स हैं, ये RXR के साथ मिल के हेटेरोडाइमर्स फॉर्म कर लेते हैं, एक डाइमर इसका, तो हेटेरोडाइमर फॉर्म हो जाता है। और जो RXR होते हैं हमारे रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर RXR, ये हेटेरोडाइमर रिकॉग्नाइज करते हैं विटामिन डी रिस्पॉन्स एलिमेंट को, विटामिन डी रिस्पॉन्स एलिमेंट। और ये विटामिन डी रिस्पॉन्स एलिमेंट कहाँ पे लोकेट होते हैं, प्रमोटर में। किसके प्रमोटर में, विटामिन डी के टारगेट जीन के प्रमोटर में। वो टारगेट जीन कहाँ प्रेजेंट होगा, DNA में प्रेजेंट होगा।
और यहाँ पे जैसे कि मैंने बात की कि 2 हमारा जो 9 है ये क्या फॉर्म करता है, हमारा लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। तो इसमें 12 हेलिकल लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन और LBD प्रेजेंट होते हैं, जो लोकेट होते हैं C टर्मिनल रीजन में रिसेप्टर के, और ये बाइंड करते हैं, किससे बाइंड करते हैं, 1-alpha-25 हाइड्रोक्सिल विटामिन D3 के। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विटामिन डी। जैसे कि हमें पता है स्किन और डाइट में हमारा विटामिन डी प्रेजेंट होगा, और वो जब अल्ट्रावायलेट लाइट आएगी या डिफरेंट एंजाइम्स का फंक्शन होगा हमारा पहले लीवर में, जिसमें हमारा 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन D3 फॉर्म होगा, विटामिन डी फॉर्म होगा। फिर उसके बाद किडनी में जाएगा, किडनी में जाके हमारा विटामिन D3 फॉर्म होगा डिफरेंट CYP एंजाइम्स के थ्रू। तो इसके बाद जब हमारा विटामिन D3 फॉर्म हो जाता है तो वो हमारे DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ एक्ट करता है, जो एल्ब्यूमिन भी हो सकता है और DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स डिफरेंट प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, जो उसको एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल में अंदर लेके आते हैं, जिसके थ्रू 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो CYP27B1 शो किया गया है, ये किडनी में शो किया गया है, जिसके थ्रू हमारा जो 1-alpha-25 हाइड्रोक्सिल विटामिन D3 फॉर्म हो गया है। फिर वो जाके हमारा न्यूक्लियस में क्या कर जाएगा, हमारा न्यूक्लियस में चला जाएगा, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, अपने विटामिन डी रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे वो एक और प्रोटीन से बाइंड होता है, जैसे कि मैंने अभी बात की कि हिट्रोडाइमर फॉर्म होते हैं, तो रेटिनोइक एसिड X रिसेप्टर से भी बाइंड हो जाएगा और हिट्रोडाइमर फॉर्म कर देगा और अपने टारगेट जीन को रिकॉग्नाइज करेगा। वो किसके थ्रू, हमारे डिफरेंट DNA बाइंडिंग डोमेन्स के थ्रू और हमारे डिफरेंट लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन्स के थ्रू वो अपने यहाँ पे जो है टारगेट जीन को रेगुलेट करेगा और उसके ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा, जिसके थ्रू हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से mRNA सिंथेसाइज हो जाएगा। जब mRNA सिंथेसाइज हो जाएगा तो उसके बाद वो डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, जैसे कि 24 हाइड्रोक्सिलेज, CAB, ओस्टियोकैल्सिन, ओस्टियोपोंटिन या बैक और बैक्स, C माइस और साइक्लिन D जो सेल साइकिल में होते हैं, और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा और एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर और जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है, और यहाँ पे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इंटरल्यूकिन 6 है, इंटरफेरोन गामा है, और ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये सब हमारे फॉर्म करेगा ये mRNA। और फिर इसके बाद ये डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर देगा विटामिन डी के बाय फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। और जो बाकी जो है यहाँ पे कुछ जो फॉर्म होगी 1-alpha-25 हाइड्रोक्सिल विटामिन डी की, उसको हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा CYP24A फर्स्ट, जो उसको कैल्सीट्रोलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे जो शो किया गया, ये शो किया गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेम्ब्रेन VDR एंड न्यूक्लियर VDR। मेम्ब्रेन जैसे न्यूक्लियर VDR का मैकेनिज्म जैसे जो कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली सेम है, और यहाँ पे मेम्ब्रेन VDR का है। मेम्ब्रेन VDR मॉडिफाइड VDR होते हैं। VDR क्या, विटामिन डी रिसेप्टर्स, ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पे जो हम रिसेप्टर्स की बात करेंगे वो हम बात करेंगे 125 MARRS। ये किससे बिलोंग करता है 125, इसलिए बोला है क्योंकि ये alpha-125 हाइड्रोक्सिलेज विटामिन डी को, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, एज ए लाइगेंड बाइंड करता है। और ये जो MARRS है, ये किस स्टैंड करता है, M स्टैंड फॉर मेम्ब्रेन, A स्टैंड फॉर एसोसिएटेड, R स्टैंड फॉर रैपिड, R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स एंड S स्टैंड फॉर स्टेरॉयड बाइंडिंग जो प्रोटीन है उनको स्टोर करता है। तो ये मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं VDR, वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, मॉडिफाइड VDRs हैं। और ये जो हैं ये क्या करते हैं, डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे करते हैं। ये जो शो किया गया है ये कॉन्ड्रोसाइट्स का शो किया गया है। कॉन्ड्रोसाइट्स हमारी सेल्स होती हैं जो कार्टिलेज में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे जब हमारा 1-alpha-25 हाइड्रोक्सिलेज विटामिन डी जब है वो बाइंड करता है, किससे बाइंड करता है, 125 MARRS से, जो कि एज ए रिसेप्टर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रैपिड इंक्रीज हो जाता है अमाउंट में PLA2 के फोस्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और ये एक्टिविटी वेट कर देती है PKC फोस्फोकाइनेज C की एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ सेवरल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एरेक्डोनिक एसिड होगा। क्या होगा, एरेक्डोनिक एसिड होगा।
एराकिडोनिक एसिड। और जो ये एराकिडोनिक एसिड है ये क्या करेगा, डायरेक्टली एक्टिवेट करेगा फोस्फोकाइनेस सी को, और एज ए सबस्ट्रेट सर्व करेगा फोस्फोकाइनेस सी को डिफरेंट अदर एंजाइम्स के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट लाइसोफोस्फोलिपिड भी इंटरमीडिएट का काम करेंगे एराकिडोनिक एसिड को रिलीज करने के लिए, और वो यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे फोस्फोलाइपेज सी को। फोस्फोलाइपेज सी फिर हाइड्रोलाइज करेगा पीआई को, फोस्फाटिडाइल इनोसिटोल को, किसमें, डैग में और IP3 में। जो IP3 होगा फिर वो बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर से, जो लोकेट होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जिससे IP3 यहाँ पे क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। जो IP3 है यहाँ पे वो बाइंड कर जाएगा। तो IP3 जाके जब अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा स्मूथ में मिले, तो उसकी वजह से कैल्शियम रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, और ये क्या करेंगे, एक को फैक्टर की तरह काम करेंगे फोस्फोकाइनेस सी के लिए, के अल्फा के लिए, फोस्फोकाइनेस अल्फा के लिए ये किसका काम करेंगे, एज ए को फैक्टर काम करेंगे। तो ये एज ए को फैक्टर काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, डैग जो है वो बाइंड कर जाएगा, डैग जो है वो बाइंड कर जाएगा यहाँ पे फोस्फो काइनेस सी अल्फा रिसेप्टर से जाके ये बाइंड कर देगा, और इस सॉरी एंजाइम, ये यहाँ पे एंजाइम है ना, फोस्फोकाइनेस सी अल्फा, इससे जाके डैग बाइंड हो जाएगा और क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, फोस्फोकाइनेस सी अल्फा को एक्टिवेट कर देगा और ट्रांसलोकेट कर देगा इसको, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कि यहाँ पे शो किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसको ट्रांसलोकेट कर देगा। फिर क्या होगा, A125 मार्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगा। तो ये क्या है, एंटी कैंसर एक्टिविटी भी शो करता है ब्रेस्ट कैंसर में, जिससे ये इनहिबिट करता है फोस्फोरिलेशन एंड एक्सप्रेशन किसका, AKT का, किसका, AKT का, AKT का। और कौन एक्ट करता है ब्रेस्ट कैंसर में एंटी कैंसर एक्टिविटी, ये करता है मेम्ब्रेन रिसेप्टर VDR, जो यहाँ पे प्रेजेंट है 125 MARRS की फॉर्म में। ये किसको यहाँ पे एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है, AKT के, एक काइनेज है ये जो रेगुलेट करता है सेल सर्वाइवल एंड सेल प्रोलिफरेशन। और यहाँ पे जो फोस्फोकाइनेस सी जो है वो यहाँ पे कैल्शियम का रिलीज करेगा, और जब कैल्शियम रिलीज करता है तो ये किसको एक्टिवेट कर देता है, रेफ को भी एक्टिवेट करता है। फोस्फोलाइपेज सी है, रास को रेफ में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे MAPK पाथवे, और इसको क्या बोलते हैं हम, रेफ मैप पाथवे बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा रैपिडली एसिलेटेड फिब्रोसार्कोमा और माइटोजन एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेज होता है। क्या होता है, माइटोसिस एसोसिएटेड यहाँ पे हमारा प्रोटीन काइनेज जो पाथवे है ये परफॉर्म होता है। ये कैसे होता है, ये एक्टिवेशन करता है MAPERK एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल रेगुलेटेड काइनेज 1 and 2 कैस्केड को बाय फोस्फोरिलेशन ऑफ दिस रेफ बाय दिस फोस्फोलाइपेज सी। और फिर ये मैप जो है ये मॉड्यूलेट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। यहाँ पे RXR जो कि रेटिनोइक एक्स रिसेप्टर है उससे जाके बाइंड हो जाता है, और VDR से जो कि हेटेरोडाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और अपने टारगेट जीन से बाइंड होते हैं DNA में और उसके एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये है मैकेनिज्म जो परफॉर्म किया जाता है VDRs के थ्रू, विटामिन D रिसेप्टर के थ्रू, जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ विटामिन D दैट एक्ट एज ए हार्मोन। दीज आर सम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन, जैसे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है अगर लो लेवल हो हमारा थायराइड हार्मोन का, और हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा हो। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा हो और हाई लेवल हो थायराइड हार्मोन का जो कि हमारा थायरोक्सिन होता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो BMR होता है हमारा, BMR वो क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज़ हो जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक, जैसे कि हमें पता है थायरोक्सिन हमारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब डिफरेंट मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है। तो अगर उसका लो लेवल होगा तो यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस डिक्रीज हो जाएगी, ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी डिक्रीज हो जाएगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। ग्लाइकोलियोजेनेसिस का मतलब है कि ग्लाइकोजन सिंथेसाइज हो रहा है। नॉर्मल सीरम में क्या होगा, हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा।
बट यहाँ पे अगर हमारा हाई थायरॉयडिज्म होगा तो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस भी फास्ट होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन भी और ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी, और हमारा जो ब्लड सीरम होगा उसमें ग्लूकोज लेवल की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जब हमारा थायराइड हार्मोन कम होता है कि थायरोक्सिन कम होता है तो प्रोटियोलाइसिस होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज़ हो जाता है। पर जब ज़्यादा होता है तो सिंथेसिस भी इंक्रीज़ हो जाता है, प्रोटियोलाइसिस भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो ये है थायरॉयडिज्म है तो उसमें हमारा मसल्स जो है वेस्ट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारा मसल्स बनाते हैं, हमारे टिश्यू बनाते हैं, तो अगर हमारा ज़्यादा प्रोटियोलाइसिस होगा तो ज़्यादा प्रोटीन हमारा डिग्रेड होगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जब हमारा थायरोक्सिन लो लेवल में होता है तो लिपोजेनेसिस होती है कम। लिपोजेनेसिस मतलब लिपिड सिंथेसिस जो है वो कम होती है, और लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है और सीरम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। बट जब हमारा थायरोक्सिन जो है वो हाई लेवल में होता है तो लिपोजेनेसिस मीन्स लिपिड जो सिंथेसिस है वो भी हाई होती है और लिपिड का ब्रेकडाउन भी हाई होता है, और हमारे सीरम में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। और जो थर्मोजेनेसिस है वो थायराइड हार्मोन कम होने पर डिक्रीज होती है, और थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो थर्मोजेनेसिस भी फास्ट होती है। अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारा नॉर्मल लेवल होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, और कैटोकोलामाइन भी हमारा नॉर्मल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। पर जो एक्सप्रेशन है बीटा एंड्रो रिसेप्टर का वो इंक्रीज हो जाता है, और उसकी कैटिलकोलामाइन के प्रति भी क्या सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, जो हमारा नॉर्मल लेवल में रहता है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है अगर हमारा थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज होता है। तो दीज आर डिफरेंट फंक्शंस और रोल डेट is performed by vitamin D in our biological process or physiological process. So here I am talked about biological role and what is the function and different receptors and about different enzymes that convert vitamin D into vitamin D3. So if you like my video then thumbs up, and if you have any query then write in the description box given below. And if you are not my subscriber then please subscribe to my channel and support me. Thank you so much for watching my videos.